जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ़े 8 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 103A। और इस लेक्चर में जो हमारा आईटी वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा हमारी रेगुलर नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 104 और 105 लास्ट लेक्चर होगा। नहीं 4 नहीं, कुछ केस स्टडीज़ मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो प्रैक्टिस करवानी है आपको। कोई नहीं, खैर वैसे भी आपने परसों आना तो है। FR2 तो आपकी चल रही होगी, कोई ना कोई दूसरा। R2 ख़त्म हो गया। कितने स्टूडेंट्स के सिर्फ ऑडिट रह गया है? खुदा का खौफ करें। कल ख़त्म करवा दें। चले इसको क्लास के एंड पे डिस्कस करते हैं। इसको क्लास के एंड पे डिस्कस 1 बजे तक। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि ऑडिटर कैसे आईटी सिस्टम को यूज़ करता है अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में। हमने सीखा कि ऑडिटर जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में कंप्यूटर की हेल्प लेगा, कंप्यूटर टेक्निक्स की हेल्प लेगा, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। वैसे तो तीनों फेजेस में कंप्यूटर की हेल्प ली जा सकती है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही टाइप्स हैं कैट्स की जो हमने पढ़नी है, टेस्ट डाटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर। यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो टेस्ट डाटा कहेंगे इसकी टाइप, और टेस्ट, और अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिट सॉफ्टवेयर। ठीक है। फिर इसके बाद आपको फर्दर इसकी डिटेल हमने डिस्कस नहीं की थी, सिर्फ आपको ब्रीफ कंसेप्ट दिया था टेस्ट डाटा कैसे वर्क करता है और ऑडिट सॉफ्टवेयर कैसे। हाँ, आपको एग्जांपल्स कहा था पढ़ के आनी है, टिक करके आए हैं एग्जांपल्स। किधर है टिक? किधर है? किधर किया टिक? टेस्ट डाटा ऑडिट सॉफ्टवेयर की किधर किधर है टिक? किधर है टिक? किधर है टिक? किधर है टिक? किधर? हाँ जी, चले टिक ऑडिट, हाँ बढ़ गए, बिल्कुल ठीक है, अंडरलाइन भी किया हुआ। ये समझ आ गया आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है? अच्छा, स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा, हाइब्रिड क्लास में स्टूडेंट ने उसने कहा, सर क्या हमने जो चैप्टर 10 में जैसे सेल्स के प्रोसीजर पढ़े हैं, अगर वो कहे कि मुझे सेल्स सिस्टम में बताओ ऑडिट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करोगे, तो क्या हम चैप्टर 10 के जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे इसमें लिख सकते हैं? इसका जवाब है सारे के सारे नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी पड़ेगी कि इनमें से कौन सा प्रोसीजर कंप्यूटर के ज़रिए से परफॉर्म हो सकता है नॉर्मली, और कौन सा प्रोसीजर मैनुअली परफॉर्म हो सकता है। जो आपको लगे प्रोसीजर कंप्यूटर के ज़रिए परफॉर्म हो सकता है, कंप्यूटर के ज़रिए एफिशिएंट है, वो कैट्स की एग्जाम्पल में जाएगा। ठीक है, जैसे भी फिलहाल टेक्नोलॉजी जिस फेज पे है, फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह या रिकन्सिलिएशंस वगैरह, ये नॉर्मली इंसान ही बनाते हैं। ठीक है, मैं भी आगे चल के कोई ये भी रोबोट्स वगैरह ईजाद हो जाएं और स्टॉक काउंट भी वही कर रहे हो हैं, स्टॉक टेक भी वही। स्टॉक टेक क्या होता है? स्टॉक को काउंट करना, फिजिकल वेरिफिकेशन करना। अभी फिलहाल इसके लिए एक सूटेबल एग्जांपल नहीं है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। 2 क्वेश्चंस आपको चैप्टर 13 में होम असाइनमेंट के तौर पे दिए गए थे, 8 और 9। पहले क्वेश्चन 8, डिस्कस अराउंड द कंप्यूटर ऑडिट एंड थ्रू द कंप्यूटर ऑडिट। क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? अराउंड द कंप्यूटर में जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उनकी टेस्टिंग नहीं की जाती, और थ्रू द कंप्यूटर में टेस्ट नहीं की जाती। भाई अराउंड द कंप्यूटर में बताइए वो क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर की जरूरत पड़ी?
कुछ नहीं पता उनको, ये अराउंड द कंप्यूटर क्या, थ्रू द कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है यही नहीं पता। अब यही कह देगा क्यों नहीं पढ़ा मेरे भाई ने, पढ़ नहीं रहे, असाइनमेंट कर नहीं रहे सर, फुड़का दें फुड़का दें फुड़का दें। क्या प्रॉब्लम थी ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर में जिसकी वजह से ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर की जरूरत पड़ी? हाँ जी, डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता था वर्किंग ऑफ प्रोग्राम्स का, और अगर कोई इनपुट और आउटपुट में डिस्क्रिपेंसी आ जाती थी उसको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कहता है विद द एडवेंट यानी अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑटोमेटेड टूल्स टू कैप्चर प्रोसेस एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन देयर इज ए नीड फॉर ऑडिटर्स टू अपडेट द एविडेंस गैदरिंग प्रोसेस। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑडिटर्स को जो एविडेंस गैदरिंग प्रोसेस है इसको अपडेट करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स कैट्स आर ए हाईली इफेक्टिव मेथड इन दिस रिगार्ड। कह रहा है सिस्टम को आपने अगर आईटी में अपडेट करना है अपने प्रोसीजर्स को, कैट्स को इस्तेमाल कीजिए, हाईली इफेक्टिव टूल है। फिर कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। कैट्स है क्या, एक्सप्लेन कीजिए। वो डमी ट्रांजैक्शन क्रिएटेड बाय ऑडिटर प्रोसेस, नहीं वो नहीं है, वो तो टेस्ट डाटा की एग्जांपल है। ये तो कैट्स की एग्जांपल पूछी है उसने, ठीक है। इसका मतलब है कैट्स डिफरेंट टर्म है और टेस्ट डाटा डिफरेंट टर्म है, ठीक है। अगर कहेगा अच्छा मुझे बताइए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप बताएगा कि आपको क्या कैट्स की कुछ समझ आई कि नहीं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि बताइए सेल्स सिस्टम में कैट्स को कैसे यूज करेंगे, पहली रिक्वायरमेंट, पहली ऑप्शन। एक दूसरी रिक्वायरमेंट आपने बताना दोनों सेम है, फर्क है। पहले में क्या पूछा, कैट्स कैसे अप्लाई करेंगे सेल्स सिस्टम में। दूसरे में पूछ रहा है क्या कि आप ऑडिट सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करेंगे सेल्स सिस्टम में। हाँ शाबाश, कैट्स में आपने टेस्ट डाटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर दोनों की एग्जांपल्स लिखनी है, ये चीज, क्योंकि कैट्स में दोनों टाइप्स आ जाती है, जबकि ऑडिट सॉफ्टवेयर में टेस्ट डाटा की एग्जांपल नहीं देने का। चलिए जी, अच्छा फिर कह रहे हैं स्टेट 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन द यूज ऑफ कैट्स। रिप्रोडक्शन कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम चलते हैं, इनका छोटे छोटे क्वेश्चन थे। टेस्ट डाटा, सबसे पहले डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था, टेस्ट डाटा ऑडिट सॉफ्टवेयर होता क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं आप वर्डिंग के साथ भी फेमिलियर हो जाएं ताकि याद करने के लिए बैठें, कोई वर्ड प्रॉब्लम ना करें। कह रहा है टेस्ट डाटा इज ए सेट ऑफ डमी ट्रांजैक्शंस डेवलप्ड बाय ऑडिटर एंड प्रोसेस बाय क्लाइंट्स आईटी सिस्टम। डेवलप किया ऑडिटर ने, प्रोसेस किसने किया, क्लाइंट के आईटी सिस्टम ने, ठीक है। अच्छा ये क्लाइंट का आईटी सिस्टम रियल सिस्टम भी हो सकता है यानी लाइव सिस्टम, या उसकी वेरीफाइड कॉपी भी हो सकती है, बैकअप कॉपी। बात बात क्लाइंट कहता है सर आप मेरे चलते हुए सिस्टम में अपनी डमी ट्रांजैक्शन एंटर का सिस्टम उड़ी ना जाए मेरा, ठीक है भाई, ऐसा होता ना, चल रहा अच्छा वाला सिस्टम चल रहा था, 2 साल के यूएसबी लगाता है बस, फिर नहीं चलता, पता नहीं क्या क्या वायरस होते हैं। तो इसीलिए बाज़ क्लाइंट क्या कहता है सर आप लाइव सिस्टम चलते हुए सिस्टम में अपनी डमी एंट्री ना प्रोसेस करवाएं, पता नहीं कैसे क्रिएट किया आपने, कैसे प्रोसेस होती है, तो हम आपको अपने सिस्टम की कॉपी दे देते हैं, उस पर जो मर्जी टेस्टिंग करें, कॉपी जेन्युइन होगी, वेरीफाइड होगी, ये हमारी जिम्मेदारी, आप खुद भी पास खड़े होके बैकअप कॉपी जनरेट हो रही है तो देख लीजिएगा। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑडिटर कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट्स विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एक्चुअल को एक्सपेक्टेड के साथ। ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होनी चाहिए अगर, तो क्या ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुई है, अगर सेल्स क्रेडिट लिमिट से एक्सीड हो रही है रिजेक्ट, क्या ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुई है, वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, अगर ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुई है कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, अगर ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो गई है कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। देयर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्ट डाटा का, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, शाबाश। एग्जांपल्स कह रहा है टेस्ट डाटा की एग्जांपल सुन लो। स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू गिव एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ टेस्ट डाटा इन एनी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग द, यानी कह रहा है एग्जांपल्स मैंने 2 की दी है, मे बी इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन अगर वो क्रिएटिव ऑडिटिंग की तरफ गया आई क्या
आपकी जजमेंट को उसने टेस्ट करने की कोशिश की, जजमेंट को चैलेंज करने की कोशिश की, तो फिर आपने भी क्रिएटिव ऑडिटिंग शुरू कर देनी है। यानी एग्जांपल्स दे रहा है सेल्स सिस्टम, परचेज सिस्टम की। अगर पेरोल में उसने कहा बताओ कैसे टेस्ट डाटा यूज करोगे, पेरोल में रेंज टेस्ट तो उधर भी है, उधर भी कर देंगे, ठीक है जी। एग्जिस्टेंस टेस्ट तो उधर भी यूज हो सकता है, एम्प्लॉई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप फिर उस अगर ऐसा करेगा नहीं, उम्मीद है, लेकिन आई कैप आपको पता है, ठीक है। इसलिए कह रहा है आपको इस काबिल होना चाहिए, ज़हनी तौर पे तैयार, पहले तैयार होना बंदा तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। एग्जाम्पल समझाने के लिए दो दिया, सेल्स सिस्टम की और परचेज सिस्टम की। कह रहे फॉर एग्जाम्पल इफ टेस्टिंग कंट्रोल्स ओवर सेल्स सिस्टम एंटर फॉलोइंग डमी डाटा इनटू क्लाइंट्स अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम। अच्छा, सेल्स सिस्टम को बाज़ का सेल्स एंड रिसीवेबल सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि उसी सिस्टम में इनडायरेक्टली डेटर्स भी इफेक्ट होता है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि बाज़ का हम एक प्रोसीजर से इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से दोनों फैक्ट, यार यही वजह थी वो कंफर्मेशन में हम परेशान होते थे, वो क्या कट ऑफ, तो कंफर्मेशन से कट ऑफ की असर्शन कैसे वेरीफाई होती है, कंफर्मेशन से, कंफर्मेशन ऑफ डेटर्स से कट ऑफ ऑन सेल्स कैसे, क्योंकि डेटर्स का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसीलिए वो सेल्स सिस्टम कहे या सेल्स एंड डेटा सिस्टम कहे, एक ही बात है, सेल्स सिस्टम, ठीक है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे डेट अकाउंट्स रिसीवेबल की बजाय आप एहतियातन इसको काट के सेल्स सिस्टम में लिख लें। लेकिन अगर कभी इस तरह सेल्स सिस्टम में कोई एक आधा प्रोसीजर ऐसा आ जाए ना अकाउंट्स रिसीवेबल का, तो आपने समझ लेना ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से बात कर रहा है। टू सी इफ द सिस्टम रिजेक्ट्स द डाटा आर जनरेट्स एक्सेप्शन रिपोर्ट। पहला आप देखें, पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, सेल्स ऑर्डर्स हैव एक्सीडेड द क्रेडिट लिमिट। डमी ट्रांजैक्शन एंटर करें, जो क्या करें, वो सेल्स ऑर्डर की अमाउंट को क्रेडिट लिमिट से बढ़ाए और फिर देखें रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट। दूसरी एग्जांपल्स, सेल्स ऑर्डर, ऐसा डमी सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड करें जो कि इन्वेंट्री के अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा का हो। फिर जनरेट हो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री इतनी है ही नहीं, सेल्स कैसे कर सकते हैं। फिर क्या है, गुड डिस्पैच नोट प्रिपेयरिंग फॉर सब्सिक्वेंट इनवॉइस, यानी गुड डिस्पैच नोट प्रिपेयर करें, बाद में उसकी इनवॉइस ही प्रिपेयर ना करें। अब आपने एक डमी गुड डिस्पैच नोट प्रिपेयर किया जिसके बाद में सेल इनवॉइस नहीं हुई, वो बेचारा तो यतीमों की तरह पड़ा होगा उधर, उसका तो आगे पीछे कोई वाली वारस है ही नहीं। क्या सिस्टम को इस तरह की ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करनी चाहिए? आप कहें सिस्टम को ऑर्डर लगाएं, एक्सट्रैक्ट करो ऐसे सारे गुड डिस्पैच नोट जिसकी इनवॉइस नहीं बनी, जिसकी इनवॉइस नहीं बनी, क्या ये एक्सट्रैक्ट कर देना चाहिए? इससे एक और प्रोसीजर मेरे जहन में आ गया, क्या एक्सट्रैक्ट करो, क्या प्रोसीजर जहन में आया, गेस करें। एक्सट्रैक्ट करो ऐसे सारी सेल इनवॉइसेस जिनका गुड डिस्पैच नोट नहीं है। भाई ये भी तो है, अक्रंस कंप्लीटनेस दोनों साथ साथ चलते हैं। तो क्या ये हमारे सेल सिस्टम की एक्यूरेसी को इंश्योर करेंगे? पक्की बात, इनमें कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, परचेज सिस्टम। परचेज सिस्टम में कभी कभार वो इन्वेंट्री की बात भी अगर कर दे तो समझ आना इंटरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से कर रहा है। बहरहाल परचेज सिस्टम में कह रहा है क्या, डमी डाटा एंटर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल सिस्टम लिखा हुआ है, इसको काट के परचेजेस कर ले। तो वैसे पेएबल भी ठीक है, क्योंकि नॉर्मली इकट्ठी टर्म बोली जाती है परचेजेस एंड पेएबल सिस्टम आईटी में। बहरहाल परचेज सिस्टम जी, पर क्योंकि परचेजेस होंगी तो इन्वेंट्री भी बढ़ेगी ना। इन्वेंट्री असल में सेल, जब हम बोलते हैं ना सिस्टम एक होता है सेल्स अकाउंट। जब हम बोलते हैं सिस्टम से मुराद सेल्स अकाउंट प्लस रिलेटेड अकाउंट्स भी हैं, जहाँ पे डबल एंट्री का इफेक्ट जा रहा होता है। इसलिए कभी कभी सेल सिस्टम में सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आपको सेल्स अकाउंट में ही कहेगा वेरीफाई करो, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो एक का प्रोसीजर वो दूसरे को भी इफेक्ट कर रहा होता है। तो हो सकता है सेल्स की एग्जाम्पल में
वो कोई डेटर की एक आधी एग्जाम्पल भी फिट कर दे या इन्वेंट्री की एक आधी एग्जाम्पल भी फिट कर दे। एहतियातन आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली आपने सेम रखना है कि सेल्स का पूछा है सेल्स के बताएंगे, परचेजेस का पूछा है परचेज के बताएंगे। ये इस तरह की चीज़ें सिर्फ एडिशनल कंसेप्ट है कि कभी आपके पॉइंट्स कम हो रहे हो ना, वो आपसे पूछे टेस्ट डाटा बताओ सेल सिस्टम में, अब बता दिए और नहीं जेन में आ रहा, अब क्या करें, डाटा का एक आधा लिखते हैं, एक आधा इन्वेंट्री, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल उधर ही फोकस हो जाए, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इंशाल्लाह ठीक होगा। लेकिन पहली कोशिश हमारी सीधी होनी चाहिए, सेल्स पूछा सेल्स बताएं, परचेज पूछा परचेज बताएं। कैन एंटर फॉलोइंग डमी डाटा, कौन सा डमी, इनवॉइसेस विद एन इनवैलिड सप्लायर कोड, बल्कि इससे तो मेरे दिमाग ने काम किया, ये तो मैं अब ऐड कर सकता हूं सेल सिस्टम में भी, इनवॉइसेस विद इनवैलिड क्रेडिट कस्टमर कोड, इसे वो भी रिजेक्ट करनी चाहिए नहीं, दिमाग काम करना शुरू आस्ता आस्ता। अगर वो रिजेक्ट, ये कौन सा टाइप ऑफ कंट्रोल कौन सा, क्या नाम दिया था इसको, चेक दीजिए, चेक के कस्टमर कोड ठीक है कि नहीं, ओके ओके। तो वो एग्जिस्टेंस कोड कौन सा था, वो चेक करते हैं पीछे मास्टर फाइल में वो ट्रांजैक्शन है कि नहीं, और कंप्लीटनेस कंट्रोल कौन सा, कोई एम्प्टी फील्ड नंबर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, तसल्ली होगी तसल्ली। फिर इनवाइस आउटसाइड अथॉरिटी लिमिट, भाई परचेजेस डिपार्टमेंट में ऑथोराइजेशन लिमिट्स होती है ना, तो अगर ऑथोराइजेशन लिमिट किसी की है कि आपने परचेजेस करनी है अप्रूव 1 लाख तक की, इसका लॉगिन आईडी लेके उसमें 1.5 लाख की ट्रांजैक्शन अप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्या अप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि हर एक अकाउंट की लिमिट है। क्लियर जी, देखिए एग्जांपल समझ आती है सारी। कहता है ये टेस्ट डाटा की एग्जांपल समझ आ गई, तो मुझे पहले तसल्ली करवाइए कि आप इस काबिल हैं कि आपको सेल्स या परचेज सिस्टम में पूछा जाए टेस्ट डाटा की एग्जांपल, तो आप बता दें। खुद से भी एग्जांपल जनरेट कर सकते हैं, थोड़ा सोच के, किसी और एरिया के बारे में पूछ ले, जनरेट कर सकते हैं एग्जांपल, इन्हीं एरिया में एक दो मजीद पूछ ले, अगर एग्जांपल जनरेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं, कहता है ये है टेस्ट डाटा, बताइए टेस्ट डाटा पसंद आया आपको, टेस्ट डाटा क्यों, इसमें क्या खास बात है टेस्ट डाटा में, क्लाइंट का आईटी सिस्टम टेस्ट, उसे कंट्रोल टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कहता है इसमें एक प्रॉब्लम भी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी फेस की, उन्होंने उसका हल निकाल लिया। अब देखना है कि क्या आप अपने प्रोफेशन में इतने एक्सपर्ट है कि नहीं जितने वो एक्सपर्ट थे। ट्रैफिक पुलिस वालों को क्या प्रॉब्लम, उन्होंने कहा माल पे जब तक हम अपना बंदा ट्रैफिक पुलिस वाला कांस्टेबल खड़ा करके रखते हैं ना, गाड़ियाँ सारी इशारे की पाबंदी करती हैं, लेकिन जैसे शाम को 8 बजे घर चला जाता उसके बाद नहीं मचियो, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, प्रॉब्लम है कि नहीं, तो क्या किया जाए, सीसीटीवी कैमरा, जैसे ही सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, और वो क्या करता है, जैसे अच्छा ऑब्जर्व करता रहता है गाड़ियों को, जो गाड़ी नॉर्मल स्पीड से ओवर स्पीडिंग ना करे या इशारे की पाबंदी ना करे उसको जाने देते हैं, और जो ओवर स्पीडिंग करे, इशारे की वायलेशन करे, उसकी पिक्चर ले लेते हैं और घर भेज देते हैं। उसके बाद घरों में लड़ाइयों की शरह बढ़ गई, वो क्यों बढ़ी वो आपको पता है, ठीक है, कि तस्वीर में सारा कुछ आ जाता है। तो इसीलिए माल रोड पे कभी वायलेशन नहीं कर देगा, ठीक है। अच्छा आगे चले, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ी ऑडिटर्स को। उन्होंने कहा ये टेस्ट डाटा है ना, हम तो जाते हैं नवंबर दिसंबर में जाके हम डमी डाटा रिकॉर्ड कर करके फेंकते हैं, पता चल जाता है कंट्रोल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये पूरे साल में सही चलता रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चले, है कि नहीं प्रॉब्लम, कि पूरे साल में सही चलता रहा है कि नहीं। ये कि बड़ा सोचा, एक ने कहा सर एक आइडिया, क्या आइडिया है आप, हम ऐसा करते हैं हर महीने अपना बंदा भेज दिया करेंगे। पार्टनर ने कहा तूने हमेशा खर्चे वाला आइडिया दिया है, फेल, हर महीने थोड़ी भेज सकते हैं, वो तो खर्चा बढ़ जाएगा।
और आइडिया बताएं, और आइडिया। उन्होंने कहा हाँ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं हम अपना एक कैमरा बनाते हैं यूएसबी की शक्ल में, वो हमारा कैमरा होगा, उसे हम क्लाइंट के आईटी सिस्टम के साथ लगा देंगे, आर्जी तौर पे भी लगा सकते हैं, परमानेंटली भी, यानी महीने 2 महीने के लिए भी, पूरा साल भी। बेहतर है जैसे ही अपॉइंटमेंट हुई ना उसी दिन चले जाए, उससे पहले 2-3 महीने हो सकता है गुजर चुके हो, कोई नहीं, वो हो सकता है अगर हम ही पिछले ऑडिटर हैं तो फिर पिछले साल ही हमने सॉफ्टवेयर लगा दिया होगा, वरना 2-3 महीने मैनुअल टेस्टिंग कर ले, 8 महीने ऑटोमेटेड। अब इसमें क्या करेंगे, अपना सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्लाइंट के आईटी सिस्टम में टेम्परेरी या परमानेंटली इम्बेड कर दिया। अब कहेंगे इम्बेड इंस्टॉल कर दिया, लेकिन आईटी वाले इम्बेड को पसंद करा, मुश्किल अल्फाज पसंद कर, इम्बेड कर दिया। अब हमारा सिस्टम क्या करता है, हमारा सिस्टम करता यह है कि जैसे ही क्लाइंट अपना सिस्टम सुबह 8 बजे आके ऑन करता है, हमारा सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और क्लाइंट की सारी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करता रहता है। जो ट्रांजैक्शन सही चल रही है उनको जाने देता है, और जो ट्रांजैक्शन वायलेशन कर रही हो किसी कंट्रोल्स की, उसकी पिक्चर ले लेगा, अपनी एक फाइल में सेव करता रहेगा। और यहाँ पे रुक के स्टैंडर्ड ने कहा खबरदार फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट किए बगैर नहीं छोड़ना, वरना क्लाइंट उसे एक्सेस करके सारा कुछ डिलीट कर देगा, सारा कुछ डिलीट कर देगा। क्लियर, उस फाइल को पासवर्ड पर, क्योंकि उसमें सारी क्लाइंट की वायलेशंस है। आपने क्या करना है, महीने के शुरू में या जब अपॉइंटमेंट हुई क्लाइंट के सिस्टम में बिल्ड कर देना है, 6 महीने बाद या दिल करे तो दरमियान में भी आके डाटा कॉपी कर लीजिएगा, आए उसको अपने यूएस कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगे, सारी वीकनेसेस आपके सामने है कि नहीं इलाज। तो टेस्ट डाटा में प्रॉब्लम क्या थी कि आप सिर्फ उसी वक्त टेस्ट कर सकते थे जिस टाइम पे वो आप जाते थे, ठीक है। तो इसका हल क्या है, सॉफ्टवेयर बना के क्लाइंट के सिस्टम में बिल्ड कर। इस सॉफ्टवेयर का नाम है एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज, इसके एक दो और नाम भी है, इंटीग्रेटेड ऑडिट फैसिलिटी, क्योंकि इसने क्लाइंट के सिस्टम और आईटी सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया, या रेजिडेंट कोड सॉफ्टवेयर, इसलिए कि अब ये क्लाइंट के सिस्टम का रेजिडेंट बन गया है, उधर ही रहता है, अब होस्ट बन गया। वन वे, ठीक भाई, क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है टेस्ट डाटा की, प्रॉब्लम टेस्ट डाटा की ये है, इट प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग फैक्टर कंट्रोल एट टाइम व्हेन टेस्ट डाटा इज प्रोसेस्ड। और टेस्ट डाटा कब प्रोसेस किया जाता है, जब हम एंड पे जाते हैं ऑडिट करने के लिए, ऑडिट करने के लिए नॉर्मली एंड पे जाते हैं, तो सारा उस वक्त तो पता चल गया, ठीक है, सारा साल सही चलता रहे कि नहीं, ये तो नहीं एविडेंस। ये कैसे कह रहा है, वन वे टू रिमूव दिस प्रॉब्लम इज टू यूज एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड ऑडिट फैसिलिटी और रेजिडेंट सॉफ्टवेयर। दिस इज आइटर्स कंप्यूटर, अब आगे एक्सप्लेन कर रहा है आपको, कह रहा है दिस इज आइटर्स कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज बिल्ट इनटू क्लाइंट्स आईटी सिस्टम इधर टेम्परेरीली और परमानेंटली, पूरे साल के लिए या चाहे 1-2 हफ्तों महीनों के लिए, टू अलाउ द ऑडिटर टू कैरी आउट टेस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड। इससे फायदा क्या होता है, यही तो सबसे बड़ा फायदा है जो होता है कि ऑडिटर टेस्ट परफॉर्म कर पाता है कब, जब क्लाइंट का सिस्टम ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा होता है। इन दिस अप्रोच ए डमी डिपार्टमेंट इज बिल्ट इनटू क्लाइंट्स काउंटिंग सिस्टम दैट ऑपरेट्स एवरी टाइम व्हेन लाइव प्रोसेस इज रन। जैसे ही सुबह 8 बजे बटन दबाया जाता है ये ऑन हो जाता है, एंड स्टोर्स डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन मॉनिटर बाय इट इन ए सिक्योर्ड फाइल, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल में वो सारी इंफॉर्मेशन तस्वीरें रखता रहता है उधर। कहता है खास तौर पे ये सिस्टम जो है ना, ये उस वक्त जरूर करें जब पेपर ऑडिट ट्रेल मौजूद ही ना हो और डेटाबेस कंटिन्यूसली वेट करता हो। हमारा एक क्लाइंट था, सिस्टम शायद उसका चेंज हो गया हो, बैंक था, लिस्टेड बड़ा बैंक था, तो हम जब जाते थे तो नॉर्मली ईयर एंड के बाद, जैसे 4 मार्च को गए या यूँ कह लीजिए कि 15 जनवरी को गए। आप 15 जनवरी को जाके एक टिपिकल क्लाइंट से अगर कहें कि सर आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट 31 दिसंबर वाली हमें दीजिए, 15 जनवरी को जाके, क्या वो दे देगा? दे देगा। क्यों नहीं देगा? बनी होगी दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहेगा सर हमें पता है इसलिए तो रखिए।
बैंक्स को जब हम कहते थे टी काउंट दो, तो बैंक हमें टी काउंट देता था एज ऑन टुडे 15 जनवरी तक का। यहाँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बैलेंसेस होते हैं ना अकाउंट्स के, वो होते थे 15 जनवरी तक के। हम उसे या इस चले को छोड़े, ये कम्प्लेक्स हो रही है, चलें इसको कंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से। वो बैंक अपडेटेड बैलेंस 15 जनवरी का, हम कहते थे हमें तो 31 दिसंबर में चाहिए, कहता था हमारे सिस्टम में वो ऑप्शन नहीं है कि बैक डेट का बैलेंस आपको बताएं, बैक डेट का बैलेंस, यानी सिस्टम कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, सिस्टम कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है। अब इस सिचुएशन में हम अगर 31 दिसंबर का बैलेंस लेना चाहते हैं, रिकॉर्ड लेना चाहते हैं, तो हमें रिवर्स करना पड़ता था, जो बड़ा मुश्किल होता था, जो जैसे वो स्टॉक अकाउंट रिवर्स करते हैं ना, अच्छा खासा मुश्किल। इसकी एक ऑप्शन तो ये थी कि सारी ब्रांचेस पे ईयर एंड पे जाके सबका ट्रायल बैलेंस वगैरह निकाल लें, ठीक है। लेकिन इसमें बैंक ने अपना जो उस वक्त खैर हमने कुछ ना कुछ ऑप्शन निकाल के काम कर लिया था अपना, लेकिन आपको साहब से ये पूछना चाह रहा हूं, अगर बैंक का सिस्टम भी कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है और आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल, पेपर बेस्ड रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, तो आप किस तरीके से जान सकते हैं कि 31 दिसंबर पे क्या सिचुएशन थी? नहीं जान सकते, मुश्किल है। इसके लिए है एम्बेडेड आर फैसिलिटीज। लेकिन ये एग्जांपल थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो गई, सिंपल एग्जांपल रखते हैं। ये फर्ज कीजिए आपके घर वाले देखना चाहते हैं आपके मोबाइल एक्टिविटी, ये रेंट पे क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, भाईजान क्या तारीख है आज? 3 अगस्त। 30 जून पे आपके मोबाइल का बैलेंस क्या था? क्या आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है, सिवाय उसके जिसका 0 हमेशा रहता है, उसके अलावा कोई स्टूडेंट बता सकता है? नहीं बता सकता। क्यों? देखिए दोनों प्रॉब्लम्स इसमें आ गई। नंबर 1, आपका बैलेंस हर कॉल के साथ, मैसेज के साथ अपडेट होता रहता है, और दूसरा आपने कोई पेपर बेस्ड ऑडिट ट्रेल भी नहीं रखा हुआ कि हर डे एंड के ऊपर रिपोर्ट निकाल के रखते हो। इस सिचुएशन में अगर आपके मोबाइल बैलेंस की एक्टिविटी को देखना है तो घर वालों के पास एक ही रास्ता है, क्या? आपके मोबाइल पे एक ऐसी ऐप इंस्टॉल कर दी जाए जो जैसे ही आप कॉल या मैसेज करें फौरन एक्टिवेट हो जाए, उसका रिकॉर्ड रख ले। अच्छा, घर वाले हर वक्त आपके करीब हो जरूरी नहीं है, कहेंगे घूमो फिरो भाई घूमो फिरो, हफ्ते के एंड पे सिर्फ उन्होंने उसको एक्सेस करना है ऐप को और उसकी रिपोर्ट देख लेनी है। ऐसे ही है वो ऐप, उसका नाम क्या रखा है इसने? एम्बेडेड ऑडिट। कह रहे हैं एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज उस वक्त बहुत ही जरूरी हो जाती है जब क्या हो, जब रिकॉर्ड कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा हो, और दूसरा पेपर ऑडिट ट्रेल प्रिंट निकाल के आप नहीं रख रहे हर रोज, तो उस वक्त बैक डेट पे तो नहीं जा सकते। हाँ, ये एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो काम दे जाएगा। क्लियर जी? ये सारा पैराग्राफ समझ आ गया? आगे चलते हैं। ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या है? क्या टेस्ट डाटा खत्म, ऑडिट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आ जाए। ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ऑडिटर यूज करता है। भाई इंजीनियर्स अपने प्रोफेशन में कंप्यूटर प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, डॉक्टर यूज कर रहे हैं, अकाउंटेंट यूज कर रहे हैं, ऑडिटर नहीं यूज करें। सारी दुनिया सॉफ्टवेयर बना के अपनी फील्ड के यूज करते हैं, ऑडिटर भी करता है। ऑडिटर जो यूज करता है उसे कहते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर। कहता है ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड बाय ऑडिटर टू एक्सट्रैक्ट एंड इंटेरोगेट फाइनेंशियल इन्फो। एक चीज तो कंफर्म है, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही नॉर्मली वेरीफाई करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे सिलेक्शन करना, और इंटेरोगेट का मतलब होता है वेरीफाई करना। ये सिर्फ वो आईटी है ना, तो आईटी वालों ने अपनी कुछ टर्म्स रखी हुई है। एक्सट्रैक्ट करने, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? सैंपल सेलेक्ट करना। और इंफॉर्मेशन इंटेरोगेट करने का मतलब क्या है? वेरीफाई करना। तो ऑडिटर क्लाइंट के आईटी सिस्टम में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और इसे इंटेरोगेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जो प्रोग्राम यूज करता है उसे क्या कहते हैं? ऑडिट सॉफ्टवेयर। इसकी आसान तरीन मिसालें, आसान तरीन, मुश्किल भी देखा, आसान तरीन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है क्या? उसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं यूज किया जा सकता? बिल्कुल।
एक्सेल की एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि क्लाइंट जो आपके आईटी सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर उस अपने डाटाबेस की एक्सेल फाइल बना के आपको देते हैं और आपने उसमें डिफरेंट एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करने होते हैं। तो ये भी एग्जांपल है किसकी, सॉफ्टवेयर की। इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग। ऑडिट सॉफ्टवेयर का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, टेस्ट डाटा का क्या था, प्रॉब्लम्स विद यूज ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर। इसमें भी प्रॉब्लम है क्या, इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी हर नई चीज जो इजाद होती है उसमें सहूलत भी है प्रॉब्लम भी है, डिपेंड करता है आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ एक चीज ऐसी है जिसकी प्रॉब्लम ज्यादा है सहूलतें बहुत कम है और वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। पहुंच गए हैं ना, पता सारा है आपको, पता सारा है, अमल नहीं करना लगा बात। प्रॉब्लम विद यूज ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर, प्रॉब्लम विद यूज ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर, क्या प्रॉब्लम्स है, इट इज यूज फर्स्ट टाइम ऑन क्लाइंट, इट हैज हाई सेट, अगर पहली दफा यूज कर रहे हैं ना इसकी इनिशियल सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ठीक है। इसीलिए पहली दफा आपने छोटे मोटे क्लाइंट पे इसको यूज नहीं करना, बड़ा क्लाइंट हो ना बिलिंग ज्यादा हो फिर आप यूज करें, फिर आइंदा के लिए जाहिर है आपका अपना बन गया है सारी रिसोर्सेज, हाई सेटअप कॉस्ट है जी। दूसरा मसला, इफ क्लाइंट चेंजेस इट्स काउंटिंग सिस्टम, ऑडिट सॉफ्टवेयर में नॉट बी कंपैटिबल विद क्लाइंट सिस्टम, सो न्यू ऑडिट सॉफ्टवेयर में बी नीडेड। भाई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपैटिबल होते हैं ना, ये कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखना होता है, वरना ऐसे ना जैसे मेरे रोज के 15-20 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। लैपटॉप खरीदा, बिल्ट इन विंडो 10 थी, विंडो 11 रिलीज हुई, तो मैंने सोचा उस वक्त आईटी थोड़ी बहुत इतनी ज़्यादा नहीं पता थी, लेटेस्ट चीज़ हमेशा बेस्ट होती है, लेटेस्ट, तो मैं नए नए सॉफ्टवेयर विंडो अपडेट कर दी 11 पे। अब हार्डवेयर मेरा कौन सा है 10 का, और कौन सी इसके बाद अपडेट कर दी, चल रही है, ये नहीं कि उसे ना कर दिया, चल जाहिर है चल रही, तभी तो उन्होंने ऑप्शन दी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं तो क्लिक करो ना वो आवाज आती रहती है, पता नहीं क्या पंखा चलता रहता है उसके अंदर, आवाज की प्रोसेसिंग हो रही है और बाज़ का चलते नहीं है, चलते भी है बहुत ज़्यादा डिले, वो लीड टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अब इस तरह की प्रॉब्लम, ये तो एक छोटी सी मतलब समझ लीजिए एंड पे प्रॉब्लम है, बड़े लेवल पे अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए और सारा सिस्टम स्लो डाउन कर देते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कंपैटिबिलिटी का खास तौर पे, अगर क्लाइंट ने अपना आईटी सिस्टम आपने इधर इंटीग्रेट किए, क्लाइंट का सिस्टम चल रहा है विंडो 11 पे, आपने विंडो 7 ऐसे होता था, एक सरकारी महकमा था वो, उस वक्त 2004-5 की बात है, उस वक्त ना पेंटियम 4 ऐसा होता था जैसा आपका ये एप्पल का जो 15 जो भी लेटेस्ट है वो, और हमारे पास होते थे पुराने पेंटियम 2 के, यानी उससे 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, और क्लाइंट के पास पेंटियम 4, उन्होंने सारे ऑफिसर्स को पेंटियम 4 दे दिए। यकीन कीजिए, अच्छा अगली बात आप शायद यकीन नहीं करेंगे, जिस बंदे के पास पेंटियम 4 था ना, हम जा के उसको ललचाई नजरों से देखते थे उसको सिर्फ 2 काम आते थे, ऑन करना ऑफ करना, और कुछ नहीं आता, कोई तस्वीर से खिंचवानी होती थी ऑन करके बैठ जाता था। मैं कहता या अल्लाह तेरी शान है। आगे चेकिंग क्लाइंट्स ओरिजिनल फाइल्स लाइवली में इंक्रीज रिस्क ऑफ फाइल्स बीइंग करप्टेड, लाइव टेस्टिंग करेंगे फाइल्स क्लाइंट की उड़ जाएगी। क्लाइंट फाइल्स की दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर किसकी यूएसबी में होते हैं, वाला आर्टर की यूएसबी में, हर क्लाइंट पे तो घूमते फिरते रहते हैं, ऐसा ही है। और फिर रिसर्च भी करनी होती है, कभी किसी साइट पे जाके कभी किसी साइट पे डाउनलोड करते हैं, वायरस तो आ जाते हैं। तो इसीलिए क्लाइंट कहता है भाईजान अपनी यूएसबी नहीं लगाने, यहाँ तो यूएसबी हमारी होगी, बल्कि एक और किससे भी अच्छा काम करता है क्या, अपने सिस्टम की बैकअप कॉपी दे देते हैं आपको, जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी करता है। हाँ अगर आपको शक है कि बैकअप कॉपी क्रिएट करते हुए हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो कॉपी क्रिएट करते हुए आप साथ खड़े हो जाए, देख लें। तो रिस्क है जी ये। पहला, ऑडिट सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स क्या है, फर्स्ट टाइम है तो हाई कॉस्ट होगी। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, क्लाइंट सिस्टम अगर चेंज कर ले तो। तीसरा, क्लाइंट की ओरिजिनल फाइल्स को जब आप चलते चलते लाइव ऑपरेशन में उसके टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे, वो हो सकता है करप्ट हो जाए, लेकिन हर एक का इलाज भी है, बेफिक्र है। ठीक है, इसका क्या इलाज है लाइव ऑपरेशन वाले का, बैकअप कॉपी दे दे। और फर्स्ट टाइम है तो हाई कॉस्ट है, इसका क्या इलाज है,
और कंपैटिबिलिटी में आपको जाहिर कंपैटिबल करने के लिए कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। ऑडिट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स क्या हैं? ये पहले अब आपको जनरल एग्जांपल दे रहा है। ये एग्जांपल अगर आप याद कर लेते हैं ना, ये 4 ये दुनिया के हर एरिया में फिट बैठ जाएंगी। पहले रिकैलकुलेट लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, रिकैलकुलेट एक टी अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शन है ना 1000-1200 ट्रांजैक्शन भी हैं, और ये थोड़ी है पूरे साल में सेल्स की 1000-1200 ट्रांजैक्शन थोड़ी होती है किसी कंपनी की। और अगर मैनेजर कहते भाई ये टोटल करके देखो टी अकाउंट ठीक है कि नहीं, और पुराने ज़माने में करते भी रहे हैं तो लग पता जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम हो तो, सॉफ्टवेयर हो तो, एक्सेल हो तो सॉफ्टवेयर क्या फार्मूला इज इक्वल टू सम, रेंज बताई एंटर, या ऑल्ट इज इक्वल टू ठक, सम आ गया कि नहीं आ गया, 1 सेकंड के अंदर सम। तो रिकैलकुलेशन लार्ज पॉपुलेशन में काम देता है सॉफ्टवेयर, एनालिटिकल प्रोसीजर में काम देता है। कैसे? इस साल की फिगर को पिछले फिगर कैलकुलेटर पे कंपेयर करें कि हर फिगर को लदा करना पड़ेगा। एक्सेल पे फार्मूला बनाए और कॉपी पेस्ट कर दे फार्मूला। एक्सेल पे जिन स्टूडेंट्स ने काम किया उनको अंदाजा होगा, वो 5-7 सेकंड में पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिटिकल प्रोसीजर कर देता है। बल्कि अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं उनमें फार्मूलाज भी बिल्ट इन होते हैं, आपको फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। वो सिर्फ ये कहता है भाईजान ये 50 रेशोज हैं, बस आप रेंज बता दें कि आपका डाटा किधर पड़ा हुआ है, और आप बता दीजिए कि रेशो कौन कौन सी कैलकुलेट करनी है। बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर कहता है भाई का। सॉफ्टवेयर क्लिक करते जाएं, सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग कूल ना। इन डिटेक्शन ऑफ लार्ज और अनयूजुअल आइटम्स कैसे कि भाई डेबिट एरिया है, क्रेडिट आइटम लार्ज और अनयूजुअल, ठीक है। फिक्स एसेट्स का एरिया है तो कौन सी आइटम अनयूजुअल है भाई? फिक्स एसेट्स का एरिया है तो स्मॉल अमाउंट। तो सिस्टम को सिलेक्ट करके कह देंगे नहीं कि 10,000 से कम अमाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शन एक्सट्रैक्ट कर दे। कितना टाइम लगाएगा कंप्यूटर एक्सट्रैक्ट पे? चंद सेकेंड। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल सिलेक्शन बहुत आसान। अब इन्हीं 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वो आपको ऑडिट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स बता रहा है। इन्हीं 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पहली एग्जांपल कौन सी है? सेल्स एंड रिसीवेबल काउंटिंग सिस्टम। देखिए सेल्स को रिसीवेबल के साथ जोड़ दिया, आपको कोई इतराज तो नहीं है इंटर, लेकिन ज्यादातर प्रोसीजर आप देखेंगे किसके? सेल्स के। कॉस्ट अ लिस्ट ऑफ सेल्स लेजर। कॉस्ट कहते हैं टोटल करने को, टोटल कर दो, कंट्रोल काउंट के साथ कंपेयर करो, टोटल करने में हेल्पफुल है। कंप्यूटराइज्ड रीजनेबलनेस चेक बाय कंपेयरिंग करंट बैलेंस विद लास्ट ईयर टू आइडेंटिफाई एनुअल वेरिएशन। इस डेटर्स का इस साल का बैलेंस और पिछले साल के बैलेंस को कंपेयर कर लो, लार्ज वेरिएशन हो उसे कहो अलग से कर दे, इनमें रिस्क ज्यादा है, हमने ज्यादा तसल्ली से प्रोसीजर परफॉर्म करना है। यूजिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर एजिंग रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड, आसानी से डेटर टर्म रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन सैंपल पे। तो इसमें देखें वो मिलती जुलती ऊपर वाली बातें कर रहा है। और इसी तरह कॉस्ट इन्वेंट्री लिस्ट, इन्वेंट्री सिस्टम में भी इन्वेंट्री कई तरह की हो सकती है ना, टोटल करो, जैसे डेटर्स को टोटल किया था और कंट्रोल काउंट के साथ मैच किया था, इन्वेंट्री की जितनी आइटम टोटल करो, बैलेंस शीट के टोटल के साथ मैच कर लो। लिस्ट आउट ऑल आइटम्स ओवर ए प्री सेट अमाउंट, बड़ी बड़ी इन्वेंट्री आइटम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये वो स्ट्रैटिफिकेशन की तरफ इशारा कर रहा है, इन्वेंट्री की स्ट्रैटिफिकेशन कर लो और बड़ी बड़ी आइटम्स को अलग से सेलेक्ट कर लो। चेक कैलकुलेशन ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम बाय मल्टीप्लाइंग कॉस्ट एनआरवी, फार्मूला लगा लो हर आइटम के आगे कि कॉस्ट क्या है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स। ऐसे कैलकुलेशन आसान है। आपने असल में वो डाटा अभी देखा नहीं इसलिए विजुलाइज नहीं कर पा रहे कितना आसान हो जाता है। बाज़ औक़ात क्लाइंट की 500-600 इन्वेंट्री आइटम्स होती हैं, हर एक की क्वांटिटी और आगे रेट लिखा होता है, उसको अगर मैन्युअली मल्टीप्लाई करना पड़े ना और टाइम। फिर कह रहा है एजिंग रिपोर्ट इन्वेंट्री, भाई डेटर्स की प्रिपेयर हो सकती है, इन्वेंट्री की नहीं हो सकती। इन्वेंट्री टर्म डाटा टर्म रेशियो कैलकुलेट हो सकती है इन्वेंट्री, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर है। लिस्ट आउट आइटम विच आर नॉट अपीयरिंग इन सेल्स डिटेल्स ऑफ रिसेंट मंथ टू आइडेंटिफाई ऑफ, ये क्यों कह रहा है?
कि वो आइटम्स जो पिछले 6 महीने में सेल नहीं हुई उसकी लिस्ट बना दो, वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। फिर ऑडिट सॉफ्टवेयर कैन हेल्प इन स्ट्रैटिफिकेशन एंड सैंपल सेट। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये और ये मिलती जुलती है। क्यों? क्योंकि दोनों को इस जनरल पॉइंट को सामने रख के रखा गया, यानी किसी भी एरिया के ऑडिट सॉफ्टवेयर के प्रोसीजर्स में आपने ऊपर 4 वाली एग्जांपल लाजमी देनी है। ये तो हर जगह पे फिट होगी ना, ये तो निंजा अप्रोच वाली एग्जांपल है। बाकी मजीद सोचना है ऑडिट सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल है। कुछ को समझ आई? एग्जांपल समझ ली हमने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये ऊपर जो सेल्स एंड रिसीवेबल है, सेल्स सिस्टम, इसमें वो रिसीवेबल के भी 1-2 प्रोसीजर फिट कर रहा है, वो क्यों? अच्छा, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक। चलें जी, ये खत्म। छोटे छोटे 1-2 कंसेप्ट हैं, ये भी सुन लें कभी कभार। ऑडिट ट्रेल तो बता ही दिया हमने, डिस्कस कर ही दिया। ऑडिट ट्रेल ऑडिट ट्रेल से जहन में आ जाए मनी ट्रेल, कि कैसे कैसे पैसे प्रोसेस होके किस जगह पे पहुंचे, ओरिजिनेट कहां से हुए। यानी मनी ट्रेल क्या है? आपके पास जो पैसे हैं आप कहां से आए, ओरिजिन। ये नहीं कि ये कह दे सर इससे मिले हैं, ये ऑडिट ट्रेल कंप्लीट नहीं है। फिर देखा जाएगा इसे किससे मिले, कहां से आए, इनसे मिले। जब तक ओरिजिन नहीं, जहां से जनरेट, ये तो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ट्रांसफर, जब तक जहां पे जनरेट नहीं हुआ ओरिजिनली उस पॉइंट तक ना पहुंचे जाए, आपका ऑडिट ट्रेल चलते जाना चाहिए। तो सेल्स ट्रांजैक्शन जो जीएल में रिकॉर्ड हुई है, इसका ऑडिट ट्रेल क्या होगा? उससे जो रिकॉर्ड हुई है उससे पहुंचेंगे जीडीएन पे, जीडीएन से पहुंचेंगे सेल इनवाइस, नहीं, रिकॉर्ड जो हुई उससे पहुंचेंगे सेल इनवाइस पे, सेल इनवाइस से पहुंचेंगे जीडीएन पे, जीडीएन से पहुंचेंगे सेल्स ऑर्डर पे। ये सारी चीजें मौजूद है तो हम कहेंगे कंप्लीट ऑडिट ट्रेल है। तो कहते हैं ऑडिट ट्रेल क्या है कि यूजर्स यानी ऑडिटर, आप यूजर्स को इस काबिल होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ यूजर्स टू ट्रेस ट्रांजैक्शन थ्रू ऑल इट्स प्रोसेसिंग स्टेज। समझ आ रही है? ऑल इट्स प्रोसेसिंग स्टेज, यानी ऑडिट ट्रेल अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके उसके जितने भी प्रोसेसिंग स्टेज हैं वो सारी देख सकते हैं तो हम कहेंगे ऑडिट ट्रेल मौजूद है। और अगर दरमियान में पता चला गुड डिस्पैच नोट मिसिंग है तो ऑडिट ट्रेल मिसिंग नहीं है। ऑडिट ट्रेल का मिसिंग होना सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है कि ये फ्रॉडलेंट या फेक ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल मौजूद होना चाहिए। और ये ऑडिट ट्रेल 2 शक्ल में हो सकता है, दोनों शक्लों में एक्सेप्टेबल है। पेपर बेस्ड भी हो सकता है, एग्जांपल दी थी ना आपको, बिल बैंक को जमा करा, ठप्पा लगाया, ये कौन सा ऑडिट ट्रेल है? पेपर बेस्ड। और जैस कैश के जरिए से बिल पे करे तो कौन से वाला आपके लिए एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं? दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल उस वक्त पॉसिबल होगा जब आपके सिस्टम में एक और ऑप्शन होगी, वो क्या? सिस्टम लॉग की, जो सारी ट्रांजैक्शंस को अलग-अलग रिकॉर्ड कर रहा होगा। अगर आपका सिस्टम सारी ट्रांजैक्शन को अलग रिकॉर्ड कर रहा है तो फिर और अगर वो जैसे ट्रांजैक्शन होती है अगले दिन डिलीट कर देता है तो सिस्टम लॉग मेंटेन हो रहा है? नहीं हो रहा। और सिस्टम लॉग मेंटेन नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल भी नहीं है। इसलिए जहां इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल वहीं पे सिस्टम लॉग। अगली मिसाल उसने यही दी। सिस्टम, वैसे सिस्टम लॉग का कंसेप्ट तो आपको पता होगा ना, क्या? हिस्ट्री, ये चीज सारे इन्वर्सी। अच्छा, आप समझ रहे होंगे हिस्ट्री सिर्फ वो मेंटेन होती है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे है। नहीं, आपके मोबाइल पे भी कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर की हर एक्टिविटी का लॉग मेंटेन हो रहा है। आपने वर्ड फाइल कब ओपन की, कब चेंज किया, इसकी भी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। आपने किस वक्त कौन सा प्रोग्राम ओपन किया, क्लोज किया, इसकी भी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। इवन आपके हॉटमेल अकाउंट की, जो जीमेल अकाउंट वगैरह है, इनकी भी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। आपने किस पर लॉग इन किया, सक्सेसफुल अटेम्प्ट की भी, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट की भी।
बाज़ औक़ात ईमेल आती है ना कि कोई आप ट्राई कर रहा है आपका अकाउंट एक्सेस करने के लिए, उसका मतलब है अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट की भी हिस्ट्री रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। आपके कंप्यूटर की स्पीड का रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा होता है, सीपीयू की स्पीड का रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा होता है देखने के लिए। वो देखते हैं ना बाज़ औक़ात वो कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है, मेरे कंप्यूटर में आज हर महीने बाद वो सीपीयू 100% पे चला जाता है, वो चलता ही नहीं है आगे, कोई एग्जीक्यूट ही नहीं करता। तो वो फिर पता देखना पड़ता है कि बैक में क्या उसकी स्पीड रही थी, तो सीपीयू की स्पीड का रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा होता है। इन शॉर्ट सिस्टम के अंदर जिस तरह हम इंसानों की हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है ना अच्छी बुरी, सिस्टम की भी हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। जिस किताब में हो रहा है उस किताब को क्या कहते हैं? सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग, ठीक है जी। सिस्टम लॉग समझ आ गया? सिस्टम लॉग इज रिकॉर्ड ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस इन परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड है। सिस्टम लॉग प्रोवाइड्स ऑडिट ट्रेल दैट क्या देखा, लिंक बनाया उसने, लिंक देखें इसका। सिस्टम लॉग इस काबिल बनाते हैं कि ऑडिट ट्रेल जनरेट हो सके, ठीक है, ताकि सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जा सके प्रॉब्लम को। सिस्टम लॉग सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी, जैसे आपको बताया ना वो सीपीयू की कब यूजेज 100% हो गई और कब 4% 6% पे चल रही है, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। आप और कुछ भी ना करते होंगे ना, वक्तन फ़क्तन जिससे इंटरनेट लिया उसकी स्पीड चेक करने के लिए speedtest.net पे जाते होंगे, उसका क्या प्रीवियस रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि नहीं? उसमें भी होता है। कहता है लॉग इन करो, तुम्हारा रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ हर रोज़ का, ताकि आप अपने नेट वाले को जाके बता सको, हाँ भाई 35 MB का तेरे से कनेक्शन लिया है, जब स्पीड चेक करो आती 10 है, मेरी 10 आती है, लिया कनेक्शन 35 का है। कोई ना कोई प्रॉब्लम सुना देता है कहानी, ये आज बारिश हो गई, आज ये हो गया, वो हो गया। बहरहाल तो ये सारा लॉग मेंटेन हो रहा था। एग्रीड? इसके साथ ही चैप्टर खत्म। अच्छा बताइए आज के लेक्चर में आपने क्या नई चीज सीखी? टेस्ट डाटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर तो हम पहले सीख से, एग्जांपल्स हमने डिटेल में पढ़ी, हाँ प्रॉब्लम सीखी, और फिर इसके बाद सिस्टम लॉगर। हाँ बिल्कुल, कोई ज्यादा चीजें तो नहीं है, चले थोड़े से। अच्छा मैं देख लूँ इस प्लान में और क्या क्या शामिल था। नहीं बस इतना सा, चाहे कल कोई सोचते हैं, कल इंतजाम करते हैं। अभी ऐसा करते हैं, अभी लेते हैं ब्रेक, बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने, थक गए हम। कल कह रहे हैं मेरा दिल नहीं है लास्ट लेक्चर करने को, ये कह रहे हैं, मैं प्लान करता हूँ कुछ, मैं प्लान करता हूँ, अगर रीजनेबल तरीके से बन रहा हुआ तो मैं कर दूंगा, वरना 3 घंटे की क्लास करके खत्म नहीं करवाना मैंने। अगर आपके जेब में ना, मैं कल 3 घंटे की क्लास करवा नहीं, हाँ 3 घंटे जी, क्या कह रहे हैं? चलिए ये लेक्चर का ये हिस्सा और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। होम असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है ये ज़रूर देखें, होम असाइनमेंट के क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करें। कुछ स्टूडेंट्स अटैम्प्ट नहीं कर रहे होम असाइनमेंट, ये आखिरी दिनों में आके ना रिलैक्स हो गए हैं, तो ऐसा ना करें, नहीं काम बहुत ज़्यादा होता है हमारा। देख ले मैंने एग्री किया था आपसे तकरीबन 1.5 घंटा, 1-2 दिन शायद वो 10-15 मिनट ऊपर गए हैं, लेकिन आप कलेक्टिवली इफेक्टिवली कैलकुलेट करेंगे ना तो वही है। तो 1.5 घंटा बाकी सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, वो आपने उन टीचर को समझाना है या ना समझाएं, वो आपका मसला, उनका मसला है। चलिए अब ब्रेक करते हैं, 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह दोबारा वापस आते हैं और फिर हम, लेकिन चैप्टर 13 अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ इसके क्वेश्चंस और कुछ केस स्टडी हमने कल डिस्कस करने हैं। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।